नमस्कार बच्चों। कैसी चल रही है आपकी पढ़ाई और लॉकडाउन का समय? मुझे पूर्ण विश्वास है कि आप इस लॉकडाउन के समय को अच्छी तरह सदुपयोग कर रहे होंगे, क्योंकि बहुत टाइम मिल रहा है और हर विषय की अच्छी तरह तैयारी हो जानी चाहिए। ठीक है ना? प्रश्नोत्तर कॉपी में सुंदर से बना लेना है, क्योंकि जब तक आपका प्रश्नोत्तर देखा नहीं जाएगा आपको नंबर नहीं मिलेगा, कॉपी जब तक नहीं पूरी होगी। ठीक है? इसलिए आप इस भरोसे मत रहेंगे कि जब स्कूल खुलेगा तब कॉपी बनाई जाएगी। ठीक है ना? तो आज हम पढ़ेंगे संचयन, जो दूसरी किताब है उसका जो प्रथम अध्याय है हरिहर काका। फर्स्ट टर्म में हम लोगों को एक ही पाठ पढ़ना है, हरिहर काका। स्पर्श से हम लोग फर्स्ट टर्म के गद्य और पद्य दोनों खंड को समाप्त कर चुके हैं। ठीक है ना? गद्य खंड से भी और पद्य खंड से भी। और अब आप एक चैप्टर जो बचा हुआ हरिहर काका, उस हरिहर काका को पढ़ते हैं, जिसके कथाकार हैं मिथिलेश्वर। मिथिलेश्वर जो रहने वाले हैं यहीं पटना के बगल में आरा एक जगह है, आरा शहर है, आपने नाम सुना होगा, वहीं के वो रहने वाले हैं। और हरिहर काका के बचपन के मित्र, लेखक जब छोटे थे तब से ही हरिहर काका को जानते हैं और लेखक के बहुत करीबी रहे हैं और लेखक को बचपन से ही वो गोद में खिलाए हुए हैं, इसलिए हरिहर काका से बड़ा लगाव है उनको। तो उन्होंने हरिहर काका का जीवन कैसे गुजर रहा है, उनके सामने क्या क्या समस्याएं हैं, वो क्यों मौन हो गए हैं, इसको उन्होंने कहानी के रूप में यहाँ प्रस्तुत किया है। और आज के समाज में फैली हुई अराजकता, भ्रष्टाचार, धन लोलुपता और पारिवारिक क्लेश को उन्होंने इस कहानी में स्थान दिया है। कैसे गांव में जो संयुक्त परिवार होता है उसमें कैसे लोग रहते हैं और बड़े बुजुर्ग, गांव क्या शहर में भी बड़े बुजुर्ग को एक तरफ रख दिया जाता है, क्योंकि जहां हम जिस रिश्ते में स्वार्थ जुड़ा हुआ है उसको उस स्वार्थ के अनुसार हम उससे रिश्ता रखते हैं, और जहां स्वार्थ नहीं है हम उससे कोई रिश्ता नहीं रखते हैं। ठीक है ना? तो इस भौतिकवादी युग में कैसे लोग रिश्ता को निभाते हैं, ठीक है, और जहाँ स्वार्थ नहीं है कैसे उस रिश्ते को छोड़ देते हैं, इसको उन्होंने हरिहर काका के माध्यम से दिखाया है। हरिहर काका अपने संयुक्त परिवार में भी अकेले हैं। 2 शादियाँ उन्होंने की, लेकिन दोनों पत्नियों का देहांत हो चुका है और उनका अपना कोई भी पुत्र या पुत्री नहीं है, कोई संतान नहीं है। 4 भाई हैं वे लोग, और चारों के नाम पर 15-15 बीघा खेत है। भाई भी हरिहर काका से इसलिए संबंध रखे हैं ताकि उनका जो 15 बीघा ज़मीन है वो उनको मिल जाए। तो सभी भाई शुरू में बहुत आवभगत करते हैं, मेल मिलाप, और गांव के लोग भी सोच रहे हैं कि भाई ये अपने घर में बहुत सुख से हैं। तो आइए हम पढ़ते हैं कि किस प्रकार सुखी हैं और लोग उनको और सुख देने के लिए कैसे तैयार हो जाते हैं, किस कारण से। तो धन के लोभ में, खेत के लालच में, किस प्रकार हरिहर काका को भाई के अलावा समाज के लोग भी उनको अपना बनाना चाहते हैं। किस बल पर? सिर्फ स्वार्थ के बल पर। तो आइए हम हरिहर काका को पढ़ते हैं। हरिहर काका के यहाँ से अभी लौटा हूँ। कौन लौटा है? लेखक। हमने बताया कि हरिहर काका और लेखक बचपन से ही जुड़े रहे हैं। लेखक को
हरिहर काका ने बचपन में खिलाया है, गोद में घुमाया है, इसलिए उनका बहुत गहरा लगाव रहता है लेखक से। और हरिहर काका के यहाँ से वो जब लौटे हैं तो वो उन्होंने देखा, महसूस किया लेखक ने कि वो कुछ कहे नहीं, कोई बात नहीं किया। हरिहर काका के यहाँ से अभी अभी लौटा हूँ, कल भी उनके यहाँ गया था, लेकिन कल भी कुछ ना कह सके और दोनों दिन उनके पास मैं देर तक बैठा रहा, उन्होंने कोई बातचीत नहीं की। अब उनकी तबीयत के बारे में पूछा, तब उन्होंने सिर उठाकर मुझे देखा, सिर झुकाया तो दोबारा मेरी ओर नहीं देखा। हरिहर काका इतने दुखी हैं अंदर से कि लेखक के बार बार पूछने पर भी मौन होकर देखते हैं, लेकिन कुछ बोलते नहीं हैं। सिर उठाते हैं, देखते हैं, लेकिन कुछ बोलते नहीं हैं। लेखक समझ गए हैं कि हरिहर काका बड़े दुखी हैं और वो कुछ बोलना नहीं चाहते हैं। हालांकि उनकी एक नज़र बहुत कुछ कह गई। जिन यंत्रणाओं के बीच वह घिरे थे, जिस मन स्थिति में जी रहे थे, आंखें ही बहुत कुछ कह देती हैं, मुंह खोलने की ज़रूरत नहीं होती है। कई बार ऐसा होता है कि मनुष्य बहुत शांत होता है और कुछ पूछते रहिए, वो नहीं जवाब दे तो आप बहुत कुछ समझ जाएंगे, ठीक है ना। तो मौन कोई अगर है तो आप बहुत कुछ उसके मन की बात को हम मौन संदेश से ही समझ सकते हैं, समझ जाएंगे। तो यही हरिहर काका की भी स्थिति है, वो बिल्कुल मौन है और लेखक समझ जाते हैं कि इनके साथ कोई ना कोई बहुत परेशानी है। हरिहर काका की ज़िंदगी में बहुत लेखक अपने बारे में कहते हैं कि मैं बहुत गहरे से जुड़ा हूँ। अपने गांव से जिन चंद लोगों में सम्मान देता हूँ, उनमें हरिहर काका भी एक है, क्योंकि ये भी आरा के रहने वाले हैं और हरिहर काका भी। तो हरिहर काका कथाकार कहते हैं कि मैं अपने गांव में जिन लोगों को सम्मान करता हूँ, उनमें एक हरिहर काका भी हैं। हरिहर काका के प्रति मेरी आसक्ति के अनेक व्यवहारिक और वैचारिक कारण हैं। बहुत ध्यान से आप सुनेंगे, कहानी है, ठीक है ना। और घर घर की कहानी है, गांव की कहानी है, शहर की कहानी है, हम सब के घर की कहानी है। आसक्ति के अनेक व्यवहारिक और वैचारिक कारण हैं। उनमें प्रमुख कारण दो हैं। बताते हैं कि दो प्रमुख कारण हैं आसक्ति के, मतलब उनसे लगाव के दो कारण हैं। एक तो यह कि हरिहर काका मेरे पड़ोस में रहते हैं, और दूसरा कारण कि मेरी माँ बताती हैं कि हरिहर काका बचपन से मुझे बहुत दुलार करते हैं। जैसा मैंने कहा कि बचपन से ही इनका दोनों का लगाव रहा है और बचपन से ही बहुत दुलार करते हैं। चूँकि इनके बच्चे भी नहीं थे और लेखक जो थे इनके पड़ोसी थे, इसलिए इनको बहुत प्यार करते हैं, गोद में घुमाते हैं, दुलार करते हैं। अपने कंधे पर बैठकर घुमाया करते थे। एक पिता अपने बच्चे को जितना प्यार करता है, उससे कहीं ज़्यादा प्यार हरिहर काका मुझे करते थे। और जब मैं सयाना हुआ, तब मेरी पहली दोस्ती हरिहर काका के साथ हुई। सयाना मतलब जब वे बड़े हुए तो इनकी दोस्ती हरिहर काका से ही हुई। तो एक तो बचपन से ही उनको प्यार दुलार करते थे, और जब बड़े हुए तब भी हरिहर काका इनके दोस्त बने। हरिहर काका ने जैसे मुझे दोस्ती के लिए ही इतनी कम उम्र में प्रतीक्षा की थी। माँ बताती हैं कि मुझसे पहले गांव में किसी अन्य से उनकी इतनी गहरी दोस्ती नहीं थी। तो हरिहर काका थोड़े शांत और गंभीर व्यक्ति थे और बहुत जल्दी किसी से घुलते मिलते नहीं थे। तो लेखक के साथ थोड़े वो घुल मिल गए थे और गांव के लोगों से बहुत ज़्यादा घुले मिले नहीं थे, बहुत अपनापन नहीं था उनका, ठीक है। हरिहर काका ने भी मुझसे दोस्ती के लिए ही उतनी उम्र तक प्रतीक्षा की थी। माँ बताती है कि मुझसे पहले गांव में किसी अन्य से इनकी इतनी गहरी दोस्ती नहीं थी। वह मुझसे कुछ भी नहीं छुपाते, पहले तो कुछ भी नहीं छुपाते थे। जो भी बात होती थी वो लेखक को बताते थे, इसीलिए ये कहानी उनके ऊपर लिखने के लिए मजबूर हो गए। खुलकर बातें करते थे, लेकिन फिलहाल मुझसे भी कुछ कहना उन्होंने बंद कर दिया। उनकी इस स्थिति ने मुझे चिंतित कर दिया, जैसे कोई नाव बीच मझधार में फंसी हो और उस पर सवार लोग चिल्ला चिल्ला कर अपनी रक्षा न कर सकते हो, क्योंकि उनकी चिल्लाहट दूर तक फैले सागर के बीच उठती गिरती लहरों में विलीन हो जाने के अतिरिक्त कर ही क्या सकती है। तो हरिहर काका के अंदर बहुत सारी समस्याएं थी, और वो किसको कहते, और इनके छोटे से दोस्त थे उनको क्या कहते, घर की जो व्यवस्था थी, भाई भाई का जो
प्रेम था, घर की स्त्रियां जो उनके साथ व्यवहार करती थीं, कोई अच्छे से उनको खाना नहीं देता था, तो ये सब वो क्या कहते इनसे। इसलिए उन्होंने उदाहरण दिया कि चिल्ला चिल्ला कर भी किसी से को कुछ कहते तो कोई सुनने वाला नहीं था उनकी बात को, लेकिन मन इसे मनाने को कतई तैयार नहीं। जीने की तलाश की वजह से बेचैनी और छटपटाहट बढ़ गई हो, कुछ ऐसी ही स्थिति के बीच हरिहर काका घिर गए थे। तो जीने की इच्छा तो जिजीविषा जिसको कहते हैं कि जीने की इच्छा तो सबके अंदर होती है, चाहे वो कितना भी बूढ़ा हो जाए। या इनका अपना कोई नहीं है, भाई लोग ही हैं, और ये बेचारे सोचते थे कि मैं भाइयों को ही दे दूंगा, लेकिन भाई भी स्वार्थवश ही जुड़े हुए थे और अपनी पत्नियों को कह के रखे थे कि इनको किसी भी तरह की परेशानी नहीं होनी चाहिए। हरिहर के काका के बारे में मैं सोचता हूँ तो मुझे लगता है कि वह समझ नहीं पा रहे हैं कि क्या कहें तो क्या कहें। अब कोई ऐसी बात नहीं जिसे कहकर वो हल्का हो सकें, कोई ऐसी उक्ति नहीं जिसे कहकर मुक्ति पा सकें। काका की स्थिति मैं भी होता तो निश्चय ही गूंगेपन का शिकार हो जाता। तो लेखक ने कहा कि उनकी ऐसी स्थिति है कि अगर मैं भी उनकी जगह पे होता तो शायद मैं भी गूंगा हो जाता, कुछ कह नहीं पाता, किससे कहता। बहुत बार होता है कि परिवार में कुछ ऐसी बातें होती है जिसको बाहर नहीं कहा जा सकता है, लेकिन अपने कुछ मित्र होते हैं, अपने कुछ रिश्तेदार ऐसे होते हैं जिससे लोग अपने मन की बात को साझा करते हैं। तो यहाँ ये इनका तो अपना कोई नहीं है। एक लेखक थे, लेकिन शायद लेखक की उम्र कम थी, इसलिए वो अपनी बात कहना नहीं चाहते थे। लेखक बहुत कुछ समझ रहे थे क्योंकि बचपन से ही उनको देख रहे थे। ठीक है, हरिहर काका इस स्थिति में आ गए हैं। यह कौन सी स्थिति है, इसके लिए कौन जिम्मेदार है, यह सब बताने से पहले मैं अपने गांव का और खासकर अपने गांव की ठाकुरबाड़ी का संक्षिप्त परिचय आपको दे देना उचित समझता हूँ। ठाकुरबाड़ी शब्द आया है जिस पर बहुत ध्यान देंगे आप। अक्सर हर शहर में एक ठाकुरबाड़ी होता है। ठाकुर भगवान को कहते हैं, अब बाड़ी मतलब घर। आप देखेंगे दशहरा में भी लोग ठाकुरबाड़ी कहते हैं, कि बंगाली लोग जो होते हैं वो ठाकुरबाड़ी में जाते हैं, वहाँ भजन कीर्तन होता है। ठाकुर भगवान के घर, तो ठाकुरबाड़ी का बड़ा अहम यहाँ हिस्सा है ठाकुरबाड़ी का, कि गांव में एक ठाकुरबाड़ी है, और ठाकुरबाड़ी कब बना, किसने बनाया, ये किसी को पता नहीं है बस। लेकिन ठाकुरबाड़ी है, वहाँ के लोग जो कहते हैं, इस पर विश्वास लोग करते हैं कि हाँ, मेरे गांव कस्बाई शहर आरा से 40 किलोमीटर की दूरी पर है। कस्बाई शहर, कस्बाई किसे कहते हैं, कस्बा किसे कहते हैं, जो गांव से बड़ा होता है और शहर से छोटा होता है। तो इनका शहर कैसा है, कस्बाई शहर है। बहुत बड़ा शहर भी नहीं है और गांव भी ऐसा नहीं है जहाँ की कुछ न मिल सके। ठीक है, हाँ, हसन बाजार बस स्टैंड के पास गांव की कुल आबादी 2,500-3 हजार होगी। 2,500-3 हजार ही लोग वहाँ रहते थे। ठीक है, गांव में 3 प्रमुख स्थान हैं। आप ध्यान देंगे, 3 प्रमुख स्थान जो शुरू से अंत तक इस कहानी को बांधे रखा है और उसी से जुड़ी हुई है कहानी। एक तो ठाकुरबाड़ी, ठीक है, गांव के पश्चिम के किनारे एक बड़ा सा तालाब, गांव के मध्य स्थित बरगद का पुराना वृक्ष, और गांव के पूरब में ठाकुरबाड़ी का वो विशाल मंदिर जिसे गांव के लोग ठाकुरबाड़ी कहते हैं। तो इस कहानी में 3 चीज़ें बहुत प्रमुख है। तालाब, वृक्ष, एक बड़ा वृक्ष है, वट वृक्ष, और गांव के पूरब में ठाकुरबाड़ी का वो बड़ा सा मंदिर। ठीक है, तो जो बहुत बड़ा है। शुरू में तो लोग कहते हैं कि कोई आया था, आगे आप पढ़ेंगे कि कैसे ठाकुरबाड़ी की स्थापना हुई थी। गांव में इस ठाकुरबाड़ी की स्थापना हुई, इसकी ठीक जानकारी किसी को नहीं। इस संबंध में गांव में जो कहानी प्रचलित है वह यह कि वर्षों पहले जब गांव में पूरी तरह बसा नहीं था तो एक संत आकर स्थान की झोपड़ी बनाकर रहने लगे। वह सुबह शाम यहाँ ठाकुर जी की पूजा करते हैं। तो आप ऐसे समझिए कि वर्षों पहले कोई भी जानता नहीं है, किसी ने देखा नहीं है, लेकिन लोग एक दूसरे को कहते सुनते जानते हैं कि बहुत पहले की बात है कि गांव में एक संत आकर और एक छोटी सी झोपड़ी बनाकर आके वहाँ पूजा करने लगे।
और लोग धीरे धीरे वहाँ जाने लगे, लोगों की मनोकामनाएं पूर्ण होने लगी, तो लोग जो है वो दान दक्षिणा देने लगे। तो इस दान दक्षिणा से कोई खेत दे देता था, कोई कुछ दे देता था, तो वो बहुत बड़ा विशाल ठाकुरबाड़ी बन गया। वह सुबह शाम ठाकुरबाड़ी की पूजा करते थे, लोगों से मांग कर खा लेते थे। वो संत कैसे थे, तो लोगों से मांग कर खाते थे, ठीक है। पूजा पाठ की भावना जागृत करते थे। बाद में लोगों ने चंदा करके यहाँ ठाकुरबाड़ी का एक छोटा सा मंदिर बनवा दिया। बाद में लोगों ने क्या किया कि चंदा इकट्ठा करके एक मंदिर बनवा दिया। जैसे जैसे गांव बसता गया, आबादी बढ़ती गई, मंदिर के कलेवर में भी विस्तार हो गया। लोग ठाकुरबाड़ी को मनौती मानते, तो कोई मनौती मानता, किसी के मुकदमे में विजय होती थी। इस प्रकार ठाकुरबाड़ी के साथ लोगों के मन में ऐसा विश्वास हो गया कि जो भी कुछ मनौतियाँ मानी जाती थीं, वो मनौतियाँ जो हैं वो पूरी हो जाती थी। कोई अपनी बेटी का ब्याह मानता था, तो कोई मुकदमे का केस मानता था, तो जो भी मन्नत मांगता था उसकी पूरी हो जाती थी। तो गांव का कलेवर क्या कहते हैं कि आस पास सुंदर सब कुछ, लोग जो चढ़ावा चढ़ाने लगे तो उससे उसमें निखार आने लगा, सब कुछ बदला हुआ। अब वो पुरानी झोपड़ी नहीं रही, बल्कि लोगों ने उससे अच्छा खासा मंदिर बनवा दिया। लोग दान दक्षिणा देने लगे, तो उसकी स्थिति अब पहले से बदल गई, ठीक है। तो कोई पुत्र होने की कामना करता, कोई मुकदमे की जीत की कामना करता, तो कोई बेटी की ब्याह की कामना करता, और सबकी मनोकामनाएं पूर्ण होती थी। तो लोग आके जिसको जितना मन होता था चढ़ावा चढ़ा देते थे। एक विश्वास उसके साथ जुड़ गया था, ठीक है। फिर जिसको सफलता मिलती, खुशी में ठाकुर जी को रुपए चढ़ाते, जेवर चढ़ाते। अधिक खुशी तो ठाकुर जी के नाम पर अपना खेत का एक छोटा सा टुकड़ा भी दे देते थे। पहले तो लोगों के पास बहुत खेत होता था ना, तो खुशी में लोग खेत ही दे दिया करते थे। यह परंपरा आज तक जारी है। अधिकांश लोगों का विश्वास है कि उन्हें अच्छी फसल होती है तो ठाकुर जी की कृपा से ही, मुकदमे में जीत होती है तो ठाकुर जी के कृपा से ही, मनौतियाँ पूरी होती हैं तो ठाकुर जी के कृपा से ही। लोगों के इस विश्वास का ही यह परिणाम है कि गांव की अन्य चीज़ों की तुलना में ठाकुरबाड़ी का विकास 1000 गुना ज़्यादा हो गया। अब तो यह गांव ठाकुरबाड़ी से ही पहचाना जाता है। यह ठाकुरबाड़ी न सिर्फ मेरे गांव की एक बड़ी और विशाल ठाकुरबाड़ी है, बल्कि पूरे इलाके में इसके जोड़ की ठाकुरबाड़ी नहीं है। तो लेखक का कहना है कि ये ठाकुरबाड़ी सिर्फ मेरे ही कस्बे का बहुत बड़ा ठाकुरबाड़ी नहीं है, बल्कि पूरे इलाके में। हो सकता है आरा जाने पर या आप आसपास रहते हो तो ज़रूर पता करेंगे कि ये ठाकुरबाड़ी है कहाँ, और हसन बाज़ार में जाके आप पता कर सकते हैं, देख सकते हैं, उसकी स्थिति को जान सकते हैं, ठीक है। पार्ट तो बड़ा है लेकिन बहुत इंटरेस्टिंग है, आप समझेंगे, बहुत अच्छा लगेगा कि हर घर की ऐसी कहानी है कि मनुष्य कितना स्वार्थी होता है, हर मनुष्य कितना स्वार्थी होता है। तो ये जो स्वार्थ की भावना है, इसको आपके अंदर नहीं लाना है। पढ़ने से जो पढ़ता है उसके अंदर इतनी समझदारी होनी चाहिए कि वैसा स्वार्थी व्यक्ति नहीं बनना है। ठाकुरबाड़ी के नाम पर 20 बीघे खेत हैं। अब ठाकुरबाड़ी को लोगों ने इतना दिया कि 20 बीघा उसके पास खेत हो गया। धार्मिक लोगों की एक समिति है जो ठाकुरबाड़ी की देखरेख और संचालन के लिए प्रत्येक 3 साल पर एक महंत और एक पुजारी नियुक्त करते हैं। तो गांव में एक समिति बना दी गई मंदिर के नाम पर, और हर 3 साल पर महंत को बदला जाता है और फिर से उसको नया रूप दिया जाता है। लोग बहुत उसके साथ जुड़ गए थे। शाम के समय वहाँ बैठकी लगती थी, मन्नतें पूरी होती थी, तब लोग जाते थे। और जिसके घर में भी कोई भी शुभ काम होता था तो सबसे पहले आके ठाकुरबाड़ी का चढ़ावा चढ़ाते थे और तब जाके अपने घर में काम करते थे, ठीक है ना। हम लोग यहीं तक रहने देते हैं। बहुत ध्यान से सुनना है, इसको सुनना है और तब आपको प्रश्नोत्तर करना है। अभी लंबी कहानी है इसकी और बहुत अच्छी कहानी है और बिल्कुल हमारे और आपके बीच की कहानी है, ठीक है।